2023 का सेट नंबर 6 कोड है BC। पहले प्रश्न पर चलते हैं, जिसका का पार्ट क्या कह रहा है। यदि समुच्चय N में संबंध R परिभाषित है और R कुछ इस प्रकार से है कि उसमें कोई क्रमित युग्म A, B के रूप में है, such that A = B-2, जहाँ B 6 से बड़ा है, तो B कहाँ होगा? B है बाद में, A है पहले, B है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें B बड़ा है 6 से? एक तीसरा, एक दूसरा, एक तीसरा। दूसरी बात, उसने ये भी कह दिया जो A है वो B से 2 कम है। A जो है B से 2 कम है, तो जो दूसरा और तीसरा तुम बता रहे हो उसमें बताओ, दूसरे वाले में 8 से 2 कम क्या 3 होता है? 8 से 2 कम कितना? कौन सा आंसर सही हो गया? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर टिक करने की जरूरत थी कि तीसरा आंसर हमारा सही है। चलेंगे इसी के खा पार्ट पर। एक समुच्चय X है जिसमें अवयव है A, B, C और Y है 1, 2। X से Y तक फलनों की संख्या होगी, तो X से Y तक फलनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भैया? 6। 3 है इसमें, 2 इसमें, तो 3 दूनी 6। कार्ती गुणन, कार्ती गुणन समझ गए? 11th क्लास में सीखा था। तीनों का 2 से, तो 3 दूनी 6। एक बार और पूछेगा कि संबंधों की संख्या पूछ लेता है, तो उसमें पावर लग जाती है 2 की पावर। तो क्वेश्चन 2 है, अलग अलग ध्यान रखना। चलते हैं प्रश्न नंबर गा पार्ट पर। गा पार्ट पर कह रहा कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो तीसरा ऑप्शन सटीक दिख रहा है, AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश। घा पार्ट पर चलते हैं। कह रहा यदि सदिश A तथा B दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो A क्रॉस B की दिशा होगी। A क्रॉस B की दिशा पूछ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? A तथा B के लंबवत। A वेक्टर तथा B वेक्टर के लंबवत। समझ पाए? यहां पर चल देते हैं अंगा पर। अभी तो समाकलन के सूत्र सुनाए थे, तो कौन सा फार्मूला बन रहा है भैया अंगा में? समाकलन dx बटे x² माइनस a², जिसका आंसर क्या बनेगा? 1/2a log mod x माइनस a बटे। बेटिया तुमने कल टेस्ट नहीं दिया था? क्या देर क्या हो गई थी? उठने में मतलब 11 बजे टेस्ट था, तुम उठी क्या बजे थी? कुंभकर्ण हो क्या? शर्म करो तो नहीं। 11 बजे टेस्ट था, उसमें भी उठने में देर हो गया। तो ये पहले के सारे पार्ट हो गए जो बहुत आसान थे। कतई भी ये फील नहीं हुआ कि इंटर के सेट को तुम लगा रहे हो। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मामूली सा कोई सेट चल रहा है, क्योंकि किस्मत पे भी खेल रहेगा आपके। पढ़ाई प्लस किस्मत। मान लिया बहुत अच्छी तैयारी करके गए, कोई बच्चा है बहुत अच्छी तैयारी करके गया, टॉपर है,
सब टेस्ट वगैरह दे रहा, सेट कठिन फंस गया तब भी 90, 95, 92 पे अटक गया। और एक जो मतलब मीडियम तैयारी कर रहा था, सेट आसान फंस गया, 98, 99 पे पहुंच गया। यही तो चाहिए। तो बस किस्मत का खेल तो हर जगह रहता है, समझ गए। अब आप देखेंगे अगर सेट नंबर 5 की सेट नंबर 6 से तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों सेटों में। अब दूसरे के का पार्ट पर चलते हैं, लेकिन किस्मत उन्हीं के साथ देती है जो मेहनत करते हैं। हाँ, सेक इनवर्स -√2। तो हमने एक दिन आपको बताया था साइन, टेन और कॉसेक, साइन, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जिसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। और सेक इनवर्स में माइनस बाहर आता है लेकिन पाई के साथ में। तो इसका मुख्य मान बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। सेक इनवर्स √2 का मान बता दीजिए। सेक इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3π/4। आज थोड़ा सा एक हमारे सर थे, लाल बहादुर में पढ़ाते थे, यादव गुरुजी थे, साइंस पढ़ाते थे उस समय। कल रात में उनका एक्सीडेंट हो गया लखनऊ रोड पे। वो था उनका लड़का था, स्कूटी से जा रहे थे, एक्सपायर हो गया। बहुत दुख हुआ जान के। जाना है, अभी पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, वहाँ पर भी जाना है। बड़ा भैया संभल के चलना होता है। जरूरी नहीं कि आपकी गलती की सज़ा आप ही को मिले, किसी दूसरे की गलती की सज़ा भी आपको मिल सकती है। इसलिए रोड पे बिल्कुल भैया सेफ्टी से चला करो, बिल्कुल आराम से। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हंसते गाते काट दो। अब तुम कहोगे तभी तो पढ़ नहीं रहे, क्यों प्रेशर लें। अरे पढ़ाई से क्या संबंधित है, चीज़ों को पढ़ाई से क्यों जोड़ रहे हैं, पढ़ाई अलग चीज़ है। चलो ठीक है। जब वो पढ़ाते थे तो हमारा एक मित्र था बाला, साथ में बैठे थे हम थे, और कसरामा के वो तुम्हारे यहाँ नहीं है सोनी, पुनीत, तो हम लोग पीछे बैठते थे बिल्कुल क्लास में। कोचिंग में तो अपना तैयारी कर लेते थे, तो क्लास में जब पढ़ाते थे तो हम लोग बदतमीजी करते थे, मतलब आंसर कहूँ चिल्लाने लगे, कहूँ कुछ उतारने लगे, कुछ करें। तो बाला बैठते थे पड़ोस में ही, तो हम लोग कुछ कहे, जैसे कुछ कहे तो वो कहीं बोलना नहीं, अगर कोचिंग वाले पहले बोलोगे तो जान लेना। और वो पढ़ाओगे, हम लोग बोलने पट्टे से, और एकदम पतली डंडी स्कूल से वो तोड़ लेते थे, तो तभी क्लास में आते थे। एकदम लपलपी नहीं है जैसे जो होती है, वैसी डंडी तोड़ के ही क्लास में आते थे। और जब हम लोग बोल देते थे तो हम लोग इशारा कर देते थे बाला की तरफ ऐसे कि सर जी ये बाला है, बाला। और बाला पर वो खिसे आए रहते थे, कम से कम 10-12 डंडी वाला मारते थे, चटाचट। तो वो समय याद आता। अब जब से हमें सूचना मिली वो कहानी हमको याद आ रही है। वास्तविक रूप से हम लोग टीचर से मौज लेते थे, लेकिन बहुत अच्छे टैलेंटेड थे। उनका लड़का एनडीए में सीडीएस में था, मेजर है इसमें, बड़ा लड़का। छोटा लड़का यहीं रहता था, वो उसी के साथ गए थे कल। देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, ये दोनों को काट दिया। कैसे कट गए, जोड़ेंगे ना, जोड़ने पर x और x 2x। तो ये x और x जोड़कर 2x बन जाते थे। 7 3 10 0 2 8। x का मान चाहिए तो ये जो है बटे में चला जाएगा, तो बाहर लगाओ या सभी के बटे में लगा दो ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा
5014। चलते हैं गा पार्ट पर। गा पार्ट फिलहाल अब जो है ऐसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हम आपको एक लाइन बता देते हैं, बाकी आप कर लेना। अगर किसी का मान निकालने पहले क्या होता था, उसमें गुणधर्म लग जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब गुणधर्म हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तेरह, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0। अब इसका मान निकालना है 0। तो अब तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं, केवल एक ही रास्ता छोड़ा है सिलेबस वालों ने कि विस्तार कर दीजिए। तो कहीं से भी आप विस्तार कर लेना। हाँ, R1 से विस्तार। तो जब R1 से विस्तार करोगे तो 13, ये छिपाया 17 गुणे 21 माइनस 20 गुणे 18 माइनस 14, ये छिपाया 16 गुणे 21 माइनस 19 गुणे 18 15, ये छिपाया 16 गुणे 20 माइनस 19 गुणे 17। यहाँ पर इनकी गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी है, गुणा करके सबको जोड़ लेना। ये तुम्हारा काम है, होमवर्क। बोलो नहीं। चलते हैं इसके घा पार्ट पर। क्यों बोल रहे हो प्रतीक? घा पार्ट y बराबर log बेस ही 10x, dy बटे dx ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है x बराबर π/4 पर। तो पहले dy बटे dx ज्ञात कर लेंगे, x के सापेक्ष लेंगे, चूंकि y बराबर log 10x, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से 10x का sec स्क्वायर x। तो ये बन गया, ऐसे छोड़ दो। अब ये हमें निकालना है π/4 पर, तो लिखेंगे dy बटे dx x इक्वल टू π/4। ऐसे शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, 1/10 π/4 इंटू सेक स्क्वायर π/, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 गुणे सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 2। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चलते हैं, मिटा देते हैं अंगा पार्ट पर, जो देखने में बहुत अजीबोगरीब फील हो रहा है, लेकिन एक काम करोगे तो वो सरल बन जाएगा। कैसे समझना, हम इसमें ये कह सकते हैं इस समाकलन a की पावर x e की पावर x इंटू dx,
क्या हम इसको ये कह दें कि ए ई की होल पावर एक्स इंटू डी एक्स? ठीक है, नहीं कह सकते? ये क्या बन गया? ये पूरा ए बन गया, कांस्टेंट है ना? ये पूरा क्या बन गया? ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का बटे लॉग बेस, समझ पाए? क्योंकि इस पूरे को ए मान लिया ना, कांस्टेंट वैल्यू थी, प्लस सी, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स बटे लॉग को अंदर भेज दे, घोड़े तो जुड़े, लॉग ए प्लस लॉग ई प्लस सी, ये 1 लिखा हुआ है, तो ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस 1 प्लस सी। समझ पाए? खंडसा मान के भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के का पार्ट पर। लिखा हुआ है x बराबर साइन वाई, देन प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 x dy बटे dx। y बराबर साइन इनवर्स एक्स नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा। फिर तो x बराबर साइन y है और हमें चाहिए dy बटे dx, तो y बराबर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? dy बटे dx। साइन इनवर्स x का क्यों बोल रहे हो? 1/1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन d2y बटे dx2, रूट हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ -2x लिख दें। कितनी बात क्लियर है? इस 2 से 2 काट दें, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस d2y बटे dx2 बराबर, ये बटे की चीज इधर बुला लिया, ये बटे का इधर आ गया, इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस x अपॉन अंडर रूट, क्या ऐसा नहीं लग रहा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2, ये बन गया x, और ये इसका मान यहाँ से रख दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dy बटे dx। क्लियर है? चलते हैं इसके खा पार्ट पर जो बहुत आसान है। मिटाएं ये
अब अच्छा ये बताओ, खा पार्ट को हमने करवाया था तो क्या करवाया था? ले मिलन बता, मिलन बोलन दो स्क्वायर करेंगे हैं? स्क्वायर सर ये में लगाया है हम बताएं सर a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर में दिया इनका स्क्वायर करेंगे और खोल देंगे स्क्वायर। तो पहले बार ये जो a स्क्वायर करेंगे तो वो मॉड में करेंगे तो उसका 1 वैल्यू हो जाएगी और उधर ये इनटू में आ जाएंगे। आप करिए फिर हम बता ना जी ऐसे ही बता रही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 मानेंगे, फिर ए प्लस बी एक साथ रखेंगे और सी को इधर माइनस कर देंगे सी के साथ, फिर गुणा कराएंगे। क्या हमने ऐसे नहीं था कि पहले ए डॉट से अदिश गुणन, बी डॉट से अदिश गुणन, सी डॉट से अदिश गुणन। अगर बिटिया आप इस होल स्क्वायर कर देंगे तो आप फंसेंगे। जानते हो कहाँ फंस रही? कहाँ से ए स्क्वायर करोगे, यस सर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर का मान कहाँ लिखा 1? कैसे आया 1? कहाँ से? कहाँ से 1 होता है? अरे कहीं से मतलब दुनिया के जितने सदिश हैं सब 1 है। किसी भी सदिश का स्क्वायर कर दो तो 1 होगा। नहीं सर मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कोई भी ए वेक्टर है, अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे यानी मॉड मापांक निकालेंगे तो उसका मापांक 1 आएगा। दुनिया के सभी सदिश इकाई सदिश होते हैं। होते हैं इसलिए हम जो पूछ रहे हैं इस समय जो बताओ, क्या दुनिया के सारे सदिश इकाई सदिश होते हैं? किसी का अगर दुनिया के सारे सदिश इकाई सदिश होते तो ये तो तुम्हारे पास नोट हो जाना चाहिए क्या कि भैया सदिश का मापांक या हम ये कह सकते हैं परिमाण 1 होता है। किसी सदिश का मापांक 1 होता है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? ये किस ने है? मापांक तो अलग अलग निकलता है, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का √2 होगा, किसी का √5 होगा। वो भी प्रश्न है, तुम सही बता रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और है। वहां पर दिया गया होता है कि ए और बी और सी 3 मात्रक सदिश हैं। कहाँ दिया गया मात्रक सदिश? सर वो स्क्वायर में ये a डॉट b और ये निकल रहा है ना, तो हमें लगा स्क्वायर से ही ये वैल्यू मिल सकती है जिससे ये। हाँ लेकिन ये याद रखना है, इसीलिए हमने स्क्वायर इसके हमने डॉट के भी क्वेश्चन करवाया था, एक एग्जाम्पल में आई थिंक बैठा हुआ है किताब में वो करवाया था, और एक क्रॉस का भी करवाया है। इसलिए और ये भी कहा कि भैया ये आएगा पेपर में, किताब खोल के पन्ना पलट के देखना इंपॉर्टेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो समझ जाना कि तुमने नहीं डाला, हमने डलवाया था। तीसरे का खा, तो जब तक प्रश्न में कोई बात कही नहीं जाएगी तब तक आप अपने आप से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर से अदिश गुणा क्या होता है? अदिश गुणा या गुणन। ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट 0। तो ये क्या बन गया? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर फिर वही चीज -1। नहीं होगा कहाँ लिखा मात्रक सदिश है? तो इसका मापांक कितना होगा? ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ऑफ ए बराबर 0, जिसको हम ए बोलेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए। समझ गए? और ये प्लस का है उधर क्या बन जाएगा? माइनस। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। इसकी जगह पर 1 भी आएगा, इसकी जगह पर 1 भी आएगा। कब? जब प्रश्न में कहा जाएगा कि ए बी और सी कैसे हैं?
मात्रक सदिश है। फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 में बी वेक्टर से अदिश गुणन करने पर स्क्वायर से भी लगाओगे तब भी लगेगा, लेकिन बस गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी है? वो सर जब तक मात्रक सदिश नहीं दिया तब तक एक नहीं लगना है। स्क्वायर से लगाओगे तब भी लगेगा। अब क्या करोगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ये क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको क्या लिख दें? -b। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना? सी वेक्टर से अदिश गुणन। तो जब अदिश गुणन करोगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट 0। तो बन गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये तो 0 हो गया और ये -c। समीकरण नंबर हाँ कहाँ पर? इसका छूट गया क्या? यहाँ छूटा। यहाँ क्या गया? ठीक है, इधर बच गया। अब तीनों को क्या करोगे? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ऐसे कितने हैं? 2। कहाँ 2 हैं? ए बी ए सी बी सी सी बी हो चाहे बी सी हो, एक ही चीज है। बराबर कितना? -a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर। ये 2 हटा दें, यहाँ बटे में ले आए। ये आ गया इसका मान। यही तो मांग रहा। समझ गए? हाँ। मात्रक सदिश दिया तो एक लिख सकते हैं और इकाई सदिश दिया तो भी कुछ, तब भी एक लिखेंगे। मात्रक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, ये सब एक ही होते हैं। मापांक सदिश भी बोल सकते हैं। क्लियर? इकाई सदिश दिया गया होगा तब आप एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। इसका मापांक, ए वेक्टर का मापांक क्या होता है? ए, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। क्लियर? होल स्क्वायर से भी लग जाएगा। होल स्क्वायर से बताएंगे? होल स्क्वायर देख लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ये दूसरा मेथड है, होल स्क्वायर बराबर कितना है? अब यहाँ पर शर्त क्या है? इसका होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस 2 बाहर ए बी सी ए 0। अब ये बन गया मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। 2a डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो गया 1 1 1। ओ सॉरी, अगर मापांक होता तो 1 1 1। और यहाँ पर कितना है? ए बी सी। ठीक है, तो सारे उधर माइनस में जाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, ये सारे उधर क्या में जाएंगे? माइनस में। तो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर और ये जो गुणेगा तो है बटन चला जाएगा। ये भी लगा सकते हैं सर, ये भी लगा सकते हैं। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। मानक वो इकाई दिया गया होगा तो रखेंगे एक, तो ये ध्यान रखना। आंसर कितना दे रखा है इसमें? हाँ, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर गलत है, ठीक है ना? कुछ हो गया मेरा लगता है। नहीं सही था, लेकिन बस इकाई होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो ये बात ध्यान रखना। प्रश्न में यूनिट डिजिट यूनिट वेक्टर नहीं दिया गया है। मिटाइए। अब भैया चल देते हैं इसके तीसरे के गा पार्ट पर। बोलोगे बाहर जाओ भैया। देखिए गा पार्ट, कठिन क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आता बच्चों को शुरू कैसे करना है। R1 R2 दो रिलेशन है, समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि R1 एक तुल्यता संबंध है, इसलिए A बिलोंग्स टू R1। सर पहले R1 के लिए पूरा क्वेश्चन लगाएंगे फिर R2 के लिए। क्वेश्चन लगाना नहीं है, वैल्यू लिख लेनी है सारी। क्वेश्चन नहीं, ये तो दे रखा तुमको तुल्यता संबंध है, तो ऐसे लिखो A बिलोंग्स टू R1 होगा। तुल्यता संबंध है, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य की यही कंडीशन बनेगी। फिर दूसरी बात लिखो नीचे, A, B और B, बस R1। तीसरी बात लिखो A, B, C, A, C बिलोंग्स टू R1। यहां तक बताओ कोई समस्या है? फिर यही बात उसके लिए भी कह रहा है, क्योंकि R2 एक तुल्यता संबंध है, इसलिए A बिलोंग्स टू R2, A, B, A बिलोंग्स टू A, B, C, A, C बिलोंग्स टू R2। क्या तुल्यता संबंध है तो ये होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, R1 इंटरसेक्शन R2 पर। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी, सममित के लिए, स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, लेकिन चूंकि A बिलोंग्स टू R1 और A बिलोंग्स टू R2, इसलिए A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये बात किसको नहीं समझ में आई? जब इसमें भी ये बैठा है, इसमें भी ये बैठा है, तो फर्स्ट ईयर से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन मिल तो रहा है, और ये अगर इसमें बैठा है स्वतुल्य है।
सुतुल्य है। सुतुल्य के बाद सममित के लिए सममित के लिए A, B और B, A बिलोंग्स टू R1 तथा A, B, B, A बिलोंग्स टू R2 तो A, B, B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? सममित। बहुत सरल है, बच्चे बस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते क्या करना है। ये अदर क्वेश्चनों से बहुत ज्यादा सरल है। इसमें करे क्या, तुमने कहाँ दिमाग लगाया है? सब तो लिखते ही जा रहे हो, केवल पेन चलाना है। अब संक्रामक के लिए A, B, B, C, A, C बिलोंग्स टू R1 तथा A, B, B, C, A, C बिलोंग्स टू तो A, B, B, C, A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। नहीं होगा? हाँ? सुतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं तीसरे के घा पाठ पर। वक्र दे रखा है और उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। बस छूट गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि स्पर्श रेखा की कोई बात नहीं हुई है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर और उसमें करते हैं क्वेश्चन। आदर्श कल टेस्ट देने आए थे क्या तुम? दिखे नहीं हमको कहीं। आज क्लास पता थी आज की? कैसे छुट्टी नहीं बताई थी? संडे क्या छुट्टी बताई थी? संडे को छुट्टी बताई थी? कुछ नहीं बताया था ना, तो बस जैसे जो चल रहा था वैसे चलता रहता। जब कुछ ना बताया जाए तो उसका क्या मतलब है कि अब तुम बाहर जाओगे तो तुमको क्या बताएंगे? जाएगा साइकिल उठा के बाहर जाओ, बता देते हैं। बताने पे चलो, अभी रुक जाओ, अभी हम बताएंगे। अभी बताएं, हमारी सेहत के लिए आज दिन खराब है। समझ में आया? बात इनसे हो रही है लेकिन बात हमारी कईयों से हो रही है। क्या तुम से बात हो रही है हमारी? का चौथे के का पार्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है P। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। अब एक बात उसने कही कि दोनों ही अपवर्जी घटनाएं। कुछ शर्त लिखवाई थी अपवर्जी की, क्या लिखवाया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर
0। और अगर स्वतंत्र घटनाएं होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम क्या कह दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, क्योंकि अपवर्जी, इतना लिख दे बहुत है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान है 3/5, इसका मान है 1/2, इसका मान है p माइनस 0। तो p बराबर 3/5 माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 2 10 6 माइनस 5। इतना सिंपल था। प्रायिकता तो पढ़े हो ना सभी लोग। चौथे के खा पार्ट में क्वेश्चन तो एक है, लेकिन चर्चा करेंगे 2 की। 2 क्वेश्चनों की एक साथ चर्चा करेंगे। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा, अगर स्क्वायर लगा है तब तो हम सिखाने जा रहे हैं, क्यूब लगा है तो बन जाएगा 0। अगर 4 लगा है तो जैसे सिखाएंगे वैसे करना है। अगर पावर 5 लगी हुई है तो 0। क्यूब लगाया तो तोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या क्यूब लगा? क्यों? किस शर्त पर? प्रगुण से लगाएंगे। -π/2 से लेकर π/2 एक प्रगुण बताई थी, -a to a में, वो प्रगुण लगेगी। कैसे समझो पहले। क्वेश्चन नंबर खा में लिखा हुआ है -π/2 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि -a to a fx dx बराबर, हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने पास से f -x निकाल लेते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो 2 शर्तें बनती है। पहली शर्त f -x, अपने पास से माइनस रख देते हैं, अपने पास से -x रख देते हैं। अगर -x रखने पर हमको फिर से fx प्राप्त हो जाए तो हम उसको बोलते हैं समफलन। क्या बोलते हैं? और जब फलन हमारा सम होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 तोड़ लेंगे, यहाँ से 2 तोड़ लेंगे, 0 कर देंगे निम्न लिमिट को और उच्च लिमिट को वैसे रखेंगे और fx dx लिखकर क्वेश्चन लगा डालेंगे। दूसरी शर्त क्या बनेगी, अगर f -x रखते हैं और हमको -fx प्राप्त हो जाता है तो इसको बोलते हैं विषम फलन। और अगर विषम फलन करेंगे तो इसका उत्तर 0। बस यही खेल चल रहा है। अगर पावर 2 है तो ये चलेगा, अगर पावर 3 है तो ये चलेगा, पावर 4 तो ये, पावर 5 तो ये, पावर 6 तो ये, पावर 7 तो ये, पावर 8 तो ये, पावर 9 तो ये। नहीं समझ में आया? साइन के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये सब बात समझ में आ गई। ये यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम ये वाला प्रगुण लगाने जा रहे हैं। ये लग रहा है ना समफलन है ना। कैसे मालूम समफलन है? देखो f -x निकालेंगे, ये तो केवल तुमको समझाया था। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या, f -x रखते हैं। तो हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस थीटा माइनस हो जाता है लेकिन स्क्वायर लगा वो फिर से प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, f -x बराबर fx प्राप्त हो गया बेटा। और अगर fx प्राप्त हो गया तो कैसा फलन हो गया, समफलन हो गया।
समफलन हो गया तो लिखकर, समाकलन लगाकर 0 लिखकर π/2 लिख दीजिए, sin स्क्वायर एक्स dx लिख दीजिए और sin स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दीजिए, जिसको कैसे करते हैं 1 माइनस कॉस, हाँ 2 बाहर आएगा, तो बटे 2 समाकलन 2 0 to π/2 इंटू dx। अब 2 बाहर है, उसको कतई बाहर रखो, ये 1/2 0 to कौन सा 2, ये वाला ले भैया, बहुत मन है, ले ठीक है। 1 dx π/2 माइनस समाकलन 0 to π/2 cos इंटू dx, इससे घटाएगा 1 dx का माइनस cos 2x का sin 2x अपॉन 2, लिमिट लगानी है अभी 0 to π/2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, यहाँ तो बन गया π/2 माइनस साइन π/2 रखेंगे तो क्या बनेगा /2। क्लियर? वो तो 0 ही हो गया। साइन वो 180 का मान, साइन 0 का मान 0 और फिर साइन 90 का मान 1, साइन 180 का मान 0, साइन 270 का मान -1, इसका मान 0, तो π/2 माइनस 0, आंसर आ गया π/2। चौथे का खा पार्ट हो गया, क्या टाइम हो गया? चलिए इतने रखेंगे ना। क्वेश्चन आगे भी बहुत सरल हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद 1-2 क्वेश्चन ही आपका फंसेगा, बाकी सब लगेंगे, सब। देखिए वो फिर से आ गया। अवरोधों के अंतर्गत हमको न्यूनतम मान चाहिए चौथे का गा पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है x प्लस, बेटा बोलना नहीं है क्योंकि बोलोगे तो फिर आवाज आएगी, x प्लस 3y छोटा बराबर 60, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। और दूसरा है x प्लस y बड़ा बराबर है 10, समीकरण नंबर 2 हो गया। x छोटा बराबर है y से, समीकरण नंबर 3 हो गया। x बड़ा बराबर 0, समीकरण नंबर 4 हो गया। y बड़ा बराबर 0, समीकरण नंबर 5 हो गया। और प्रतिबंध हमारे पास है z बराबर 3x प्लस 9y, इसका मान चाहिए हमको min। ये हमने पूरा क्वेश्चन अपने बोर्ड पर उतार लिया। तो जानते हो बार बार लिखने से अच्छा सीधे सीधे लिख देंगे, असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर तो बन जाएगा x प्लस 3y बराबर 60। पहला उठा लिया, 60 से भाग कर देंगे तो x बट्टे 60 प्लस 3y बट्टे 60 बराबर 60 बट्टे 60। 3 से कितनी बार? 20 बार। तो x बट्टे 60 प्लस y बट्टे 20 बराबर 1। इसके बाद दूसरी सम क्या उठाएंगे? x प्लस y बराबर 10। 10 से भाग करेंगे तो x बटे 10, y बटे 10
बराबर 10/10। कहाँ चली गई आवाज? 10 से 10 कट गया। हाँ, लौट आई। x/10 y/10 बराबर 1। नहीं, टच नहीं करते। बच्चों के लिए कुछ नहीं। परीक्षा लगी हुई निकट, आइसक्रीम खा लेंगे तो फिर बोल कैसे पाएंगे? गर्म पानी ना बेटा, बता तो रहे, कुछ भी नहीं। तुमको लगता है कि टीचर का कैरेक्टर बहुत आसान होता है, जबकि ऐसा है नहीं। सब कुछ देख के चलना पड़ता है। बाइक तेज चलाने का मन करता है लेकिन नहीं चला पाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर जाने कितने लोग आश्रित हैं कि हाँ, जो अभय 2 महीना और पढ़ाई थी तो हमारे 99 आई जी। समझ रहे हो? अभय 2 महीना हम अगर पहुँच गए तो तुम्हारे 1 किलो सेब तो जैवे करिए अगर देखा नहीं हो। नंबर भी तुम्हारे जाएंगे वो गरियाओं के साथ में। सो अलग कही थी धीरे चलाओ, मर गया हमें ले डालो। तो यहाँ पर ये हमने अपने सारे समीकरण बना लिए असमीकरणों से। अब इनको हम ग्राफ पर बना लेते हैं। तो ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। यहाँ पर x पर कट रहा अंतःखंड कितना? 20 और 60 है। तो भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y पर कट रहा है 20। 1 2 3 4 काफी है। x पर कटा अंतःखंड 60 और y पर कटा 20। x पर 60 तो 3 4 5 6 यही है, और y पर कटा 20 तो ये है। तो क्या इसको ऐसे मिला दिया जाए? ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। बोलो नहीं बेटा, कितनी पता नहीं क्या आदत है। इसको ऐसे मिला दिया जाए यहां से। ये समीकरण नंबर सेकंड है। और x बराबर y, ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है और इस ओर झुकी होगी जब धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी तो इस ओर झुकी होगी। ये हो गई समीकरण नंबर थर्ड। ये दोनों प्रतिबंध हमको क्या बता रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में रहना है। तो भैया प्रथम चतुर्थांश में पहले को संतुष्ट करो मूल बिंदु से, पहली रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट करो। तो 0 + 0 सत्य बिंदु की ओर नीचे। दूसरी को संतुष्ट करो, 0 + 0 0 10 से बड़ा होता है, असत्य बिंदु के विपरीत। इस रेखा को संतुष्ट करने के लिए मूल बिंदु के अलावा कोई बिंदु चाहिए होगा। तो मूल बिंदु के अलावा कोई बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लिया 10,0। क्या ले लिया? ये बिंदु ले लिया 10,0। x पर चले 10, y पर चले 0। पोजीशन भी मालूम होनी चाहिए, बिंदु भी। तो x का मान 10 लिया, कहाँ सॉरी यहाँ x का मान 10 लिया और y का मान 0 लिया। अगर x का मान 10 लिया है और y का मान 0 लिया है तो ये तो असत्य हो गया। 10 बड़ा होता है क्या 0 से? 10 बड़ा होता है 0 से, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें सिंबल लगा छोटे का, तो ये असत्य हो गया। असत्य हो गया यानी बिंदु के विपरीत। रेखा ये है, बिंदु ये लिया था, विपरीत मतलब ऊपर। तो हमको क्षेत्र मिल गया है ये वाला। अच्छा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0,20। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 0,10। ये और ये क्या है? ये कटान बिंदु है, पहला और तीसरे का। पहले और तीसरे का कटान बिंदु ये मिलेगा, इसका निर्देशांक निकाल लो। समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर, फर्स्ट और थर्ड को हल कर लो बेटा। फर्स्ट कहाँ है? ये। और थर्ड कहाँ है? ये। x के बराबर कह रहा है y है, तो बन जाएगा 4y। क्या बन जाएगा? 4y बराबर 60, तो y बराबर 15। जब y का मान 15 तो x का मान भी 15। तो इस बिंदु का निर्देशांक आ गया 15,15। अब इस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, जब फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे
समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। फर्स्ट ये कहाँ है? सर वो तो नहीं फर्स्ट नहीं, थर्ड और सेकंड। बेटा थर्ड और सेकंड है ये और ये, तो x की जगह y रख सकते हो। 2y बराबर 10, y बराबर 2y बराबर 10, तो y बराबर आ गया 5। जब y का मान 5 तो x का मान भी 5, तो ये बिंदु आ गया 5,5। अब बेटा कुछ नहीं करना है, कितने बिंदु आ गए? 4। ये हो गया क्रम संख्या 1 2 3 4, ये हो गया बिंदु। ए नाम दे दिया इसका 15, बी नाम दे दिया इसका 0,20, सी नाम दे दिया इसका 0,10 और डी नाम दे दिया इसका 5,5। जेड का मान आ जाएगा 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y रख देंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 15 यहाँ रख रहे हैं ना वैल्यू, 15 45 ये हो गया और 15 नेमा 135 ये हो गया। तो 5 5 10 हासिल लगा 180। जेड का मान 9 दूनी 18 180 ये भी बन गया। फिर जेड का मान 90 बन गया। फिर जेड का मान 60 बन गया। कहाँ मिला मिन? यहाँ। तो मिन मान है x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 5 और z का मान है 60। कौन सा? मिन मान है। लग गया क्वेश्चन? समझ पाए? ये तो भैया फोकट के नंबर मिलते हैं। शुरुआत में टफ लगता है, उसके बाद ये टफ है नहीं। वही काम बार बार करना है, सिर्फ आप ये कर पाए घर पर करोगे नहीं तो फिर पेपर में फंसोगे। और अगर घर पर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलते हैं चौथे के अगले पार्ट पर। घा पार्ट पर, चौथे के घा पार्ट पर भैया फलन दे रखा है हमको f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्तमान है। कह रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। क्या करते हैं? प्रथम अवकलज निकालते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x 6x स्क्वायर ये आ गया जाता है माइनस 6 माइनस 36 ये आ गया किसका मान? f डैश x का मान। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल बिंदु निकालेंगे। क्रिटिकल बिंदु निकालने के लिए चूंकि f डैश x बराबर 0 तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। 6 से भाग कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो टुकड़े कर लोगे तो x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 लिख दें माइनस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर x कॉमन ले लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 यहाँ पर और x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है?
इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर x बराबर, ये दो क्रिटिकल बिंदु निकल आए जहां पर ये जो फलन होगा वो ना तो वर्तमान होगा ना तो यानी वहां पर कांस्टेंट होगा। ये वो बिंदु निकल कर आते हैं, इन बिंदुओं पर कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इन बिंदुओं को कांस्टेंट बनाकर ये लिखा है, ये संख्या रेखा इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है -2, ये होता है 3 और ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम f डैश -2 के इधर आ जाओ, कोई भी नंबर ले लो, -3 ले लो, -3 पर इसको चेक कर लो। 6 -3 का वर्ग -6 -3 -36, 3 3 9 9 छाक 6 3 18। ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस का हो जाएगा -36, ये तो पॉजिटिव बन गया। ये हिस्सा क्या आया है, f डैश 0 ले लो, -2 और 3 के बीच में 0 ले लिया, ये 0 ये 0 ये 0, ये हो गया -36, कैसा बन गया, नेगेटिव। और f डैश 4 ले लो, तो f डैश 4 ले लिया, तो यहाँ पर जब रखोगे तो 6 4 का स्क्वायर -6 गुणे 4 -36, तो भैया ये 4 चौको 16 16 छक्का 96 -6 चौक 24 -36, तो ये भी हमको दिख रहा है कि 6 4 10 3 2 5, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान है। वर्तमान तब होगा जब जो स्पर्श रेखा होगी वो ऐसे जा रही होगी, यानी पॉजिटिव, उसकी प्रवणता कैसी होगी, पॉजिटिव। तो प्रवणता पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर दिख रही है। अगर ये प्रवणताएं पॉजिटिव हैं तो यही है हमारा वर्धमान। तो वर्धमान का अंतराल कौन कौन सा बनेगा, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, ये आ गया वर्तमान अंतराल। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के का पार्ट पर। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो वो संख्याएं मान लीजिए, माना दो संख्याएं, कौन कौन सी मान लोगे, एक x मान लो और योगफल 6 है तो दूसरा हो जाएगा 6 माइनस x, और x y से भी लगा सकते हैं, x और y से भी लगा सकते हैं। अब क्या कह रहा है, उनके घनों का योगफल न्यूनतम हो, तो z बराबर घनों का योगफल, उनके घनों का योगफल, तो घन का योगफल कर दिया। अब न्यूनतम बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वर्तमान आसमान का कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्तमान आसमान यानी मैक्सिमम मिनिमा का, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो z बराबर 3x स्क्वायर प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा -1, पुनः dz बटे dx बनेगा ये, पुनः x के सापेक्ष अवकलन d2z बटे dx2
6x माइनस ये वाला और 3 दूनी 6 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स टी स्क्वायर का 2t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, तो d2z बटे dx2 बराबर 6x माइनस माइनस प्लस 6 ब्रैकेट में 6 माइनस x। क्लियर है? और हमें लगता है अंदर ले चलेंगे तो और ज़्यादा सरल हो जाएगा। 6x प्लस 36 माइनस 6x, ये कट गया, क्या बन गया 36। फॉर द मैक्स और मैक्स मिन के लिए क्या करते हैं, dz बटे dx को 0 के बराबर रख देते हैं। dz बटे dx का मान कितना, 3x स्क्वायर 3 ब्रैकेट में 6 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या क्या? अब ऐसे बिना कोई भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले 3 से भाग करो, 3 से भाग, जब 3 से भाग करोगे आप तो x स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस का 6 माइनस एक्स। जब ये x का मान आ गया प्लस माइनस 6 माइनस एक्स का, तो अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव। पॉजिटिव लेने पर तो x बराबर 6 माइनस एक्स, 2x बराबर 6, x बराबर 3, इसको पॉजिटिव लिया। फिर इसी चीज़ को क्या लेंगे, निगेटिव लेने पर, और जब निगेटिव लेंगे तो x बराबर माइनस 6 प्लस एक्स, ये मान नहीं निकलेगा क्योंकि x कट जाएगा। तो x का एक मान आया 3, तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या चेक करेंगे, d2z बटे dx2, d2z बटे dx2, d2z बटे dx2 कैसा है 36, जो कैसा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कैसा हो गया, मिन हो गया। किस पर, x बराबर 3 पर। तो न्यूनतम ही पूछ रहा है, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं। तो x कॉमा 6 माइनस एक्स है, x का मान कितना है 3 कॉमा 3, जो संख्याएं होंगी वो 3 3 होंगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का खा पाठ देखते हैं, बोलो नहीं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंद है। इनमें से एक थैले को यदृच्छा चुना जाता है और उनमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। और जिस बात की प्रायिकता चाहिए होती है वही बनती है घटना E1 और E2। तो घटना E1 क्या है, पहले थैले को चुनने की घटना, पहले थैले को चुनने की घटना। E2 क्या है, दूसरे थैले को चुनने की घटना। ई क्या है, गेंद के लाल होने की घटना, गेंद के लाल होने की घटना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, पहला बैग चुन लिया गया है,
ये तो कंफर्म है, पहला बैग चुन लिया गया। उसमें से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो पहले बैग में लाल गेंद है कितनी 4 और टोटल कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, लाल गेंद है कितनी 2, कितने में से 8 में से। हमें चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E, इस बात की प्रायिकता चाहिए। तो क्या लगा दोगे बेज प्रमेय, बेज प्रमेय। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटे 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 4 बटे 8। जो लिखा है वो लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटे 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 4 बटे 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 बटे 2 और ये बन गया 2 बटे 8। ये बन जाएगा 8 4 बटे 8 दूनी, नीचे बन जाएगा 4 एकम 4 बटे 16 प्लस 2 बटे 16, 4 बटे 16 बटे 6 बटे 16 से 16 कट गया, आंसर आ गया 2 बटे 2 दूनी 4 2 3 6, 2 बटे 3 हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो तक लो पता ही। अब गा पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है, 5वें का गा पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि वक्र x² बराबर 4y है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में क्या दे दिया गया है एक रेखा। अगर कोट दी गई होती है x बराबर 2 y बराबर 4 x बराबर 3 x बराबर -3, इस तरीके की कोटियां दी गई होंगी तब तो हमारे सिलेबस में होगा। कोई रेखा दे दी जाएगी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। घा पार्ट तो आउट ऑफ सिलेबस है ही, क्योंकि हम लोग कोई गुण तो लगा नहीं सकते हैं इसमें, या तो सीधे विस्तार करें, और अगर विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले थे, पहले क्यों थे? पहले इसमें गुणधर्म लग जाते थे। गुणधर्म, हाँ विस्तार से इतना बड़ा हो जाएगा, कैसे विस्तार से लग जाएगा? पहले हुआ क्या करते थे, गुणधर्म हुआ होते थे, और जब गुणधर्म होंगे तब ये क्वेश्चन लगेगा, और ये तभी का है, गुणधर्म हटा दिए गए हैं तो अब हमारे सिलेबस में ये नहीं रहा। फिलहाल कुछ अनसार्ड वालों ने इसमें स्टार नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन उससे मतलब नहीं है। चल देते हैं 5वें के अंगा पार्ट पर। यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC के स्थित सदिश, बहुत आसान क्वेश्चन है ये किताब का, शीर्ष A का स्थित सदिश कितना दे रखा है? A वेक्टर। शीर्ष B का स्थित सदिश B वेक्टर, और शीर्ष C का स्थित सदिश C वेक्टर। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी संलग्न भुजाएं, उसकी संलग्न भुजाओं का हमारे पास क्या होना चाहिए? सदिश होने चाहिए। तो हम AB वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AB वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB वेक्टर का मान कितना है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। और BC वेक्टर चाहिए, तो BC के लिए OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, OC का मान है C वेक्टर माइनस B वेक्टर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक
ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, मापांक है ये 1/2 मापांक ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब ये बताओ ए बी वेक्टर का मान कितना है? ए बी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी सी का मान कितना है? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। 1/2 गुणा कर लो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वाला प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये वाला, और जो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये क्या बन जाएगा? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? साइन आ जाता है। और दो समान सदिशों के बीच का कोण 0 होता है, साइन 0 का मान 0। तो ये क्या हो जाएगा? दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 1, ठीक है ना, मापांक में बन जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में उनके बीच का कोण कितना हो जाता है? 0, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो जाता है और साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तो इनके बीच का कोण जब 0 रहेगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? 0। समझ गए ना? और अगर यहाँ डॉट लगा होता तो क्या करते? मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख देते, जैसे कल किया था। क्या समझ में आई बात? तो ये आ गया 1/2 ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, यही लाना था। आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ किताब का। चल देते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? I बराबर समाकलन 0 से π/4 log बेस 1 + tan x इंटू dx π/8 ये सिद्ध करना है। पहले चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हटा दो। ये सिद्ध करना काफी आसान, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। जैसे लॉग वाला क्वेश्चन होता है, लॉग साइन एक्स वाला जो नहीं बताया था, वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम आई के बराबर मान लेंगे। माना, पन्ना मत पलटो, इधर देख लो पहले, पन्ने पलटत रह जियो, फिर लगा लियो, फिर बाहर बैठ हो जाए। 1 + tan x इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या लगाएंगे? प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 से। तुम तो लगा ही लियो, तुम तो 8 प्रगुण याद करे बैठे हो। प्रगुण 16 प्रगुण हो गए, 12 होते हैं ना। 12 हमको सिखाइयो, हमको सिखाइयो। प्रगुण 4 से तो I बराबर 0 to π/4 log बेस 1 प्लस, रोज तुमको जेर करते हैं फिर भी तुम याद नहीं कर पाए कितने प्रगुण हैं। π/4 चबैट इंटू डी एक्स 1 + tan π/4 माइनस एक्स। तो I बराबर 0 to π/4 log बेस 1 प्लस, फॉर्मूला लगाना जा रहे हैं, tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे? 0 to π/4 log बेस 1 + 1 माइनस tan x बटे 1 + tan x इंटू डी एक्स। I बराबर 0 to π/4
1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, इससे कट गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग बेस ई, ऊपर बन गया 2 बटे 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो क्या बटे तो घटे, आई बराबर समाकलन 0 टू पाई बाई 2, ये लॉग यहां जाएगा log 2 इंटू डी एक्स, पहला बना पाई बाई 4 और यही लिमिट फिर यहां जाएगा बट्टे वाले में, तो log माइनस में जाएगा, तो माइनस 0 टू पाई बाई 4 log बेस ई 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। बस ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई 2i 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 4 log 2 इंटू माइनस 0 टू पाई बाई 4 log बेस ई 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये कट गया, i और i मिलकर 2i बन गया, log 2 कांस्टेंट ले लें और बचेगा 1 dx 0 टू पाई बाई 4, i बराबर 1 बटे 2, ये वाला इधर भेज दिया, और 1 dx का log 2 x, लिमिट है 0 से पाई बाई अपर माइनस लोअर, तो i बराबर पाई बाई 8 log बेस e लगा दो चाहे, यही हमने चाहिए था आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 4 से 5 बार पेपर में से पहले आपने क्वेश्चन ये लगा लिया है तो पेपर में ये फंसते नहीं है, बहुत आराम से लग जाते हैं। चल देते हैं इसके खा प्रश्न पर। छठे का खा प्रश्न जब हम लोग देखेंगे तो y बराबर a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx, तो सिद्ध करना है d2y बटे dx2, जो सिद्ध करना है यहाँ लिख लेते हैं d2y बटे dx2 माइनस m प्लस n dy बटे dx प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो एक बार तो हमें अवकलन करना ही पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे a कांस्टेंट e की पावर t का, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा mx का m प्लस b कांस्टेंट e की पावर t का e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। समीकरण नंबर फर्स्ट, पुनः x के सापेक्ष अवकलन d2y बटे dx2 a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। समझ गए ना? समीकरण नंबर सेकंड, हमें चाहिए क्या? सिद्ध करना है, हाँ, क्यों नहीं सिद्ध होगा, वो तो रास्ता वो तो खुले रहता परमानेंट,
इधर से कुछ करके देख लो, अगर बन जाता तो बना दो, अन्यथा फिर तो वो रास्ता हमारे पास है ही। m प्लस n, ये बनाना काफी कठिन है। dy बटे dx के साथ क्या लगा हुआ है, m प्लस n, तो यहाँ dy बटे dx के साथ में m प्लस n नहीं बना पाओगे, या तो दोनों बच्चों में गुणा उड़ा करें ना, तो ये कहानी कठिन बन जाएगी। इधर से उठा लेते, जब कुछ भी ना बन पा रहा हो तो सीधे सीधे यहीं पर आ जाओ और यहाँ से तो लगना है। d2 बटे dx2 का मान रख दो, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n, dy बटे dx की वैल्यू कितनी है, a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस mn y का मान है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। हाँ, अब ये तो ऐसे रहेगा, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, प्लस के साथ सबको ले चलो, माइनस a m, ये m ले चल रहे हैं, e की पावर mx माइनस b m n e की पावर nx, n ले चलो, माइनस a n m e की पावर mx माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx। समझ पाए? इसको अंदर ले चलो, प्लस ए यम यन ई की पावर यम यक्स प्लस बी यम यन ई की पावर यन यक्स। बच्चा पढ़ना हो तो कम से कम 15-16 तो मत, उनको भविष्य उज्ज्वल आई। जो ही आते हैं। अच्छा, अब ना जाइयो भैया, का दिखाई जो का कटी को समझ पाए? तो इतना सिंपल था। चलते हैं गा पार्ट पर। यह भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और सरल होता है, सरल होता है। देखना कितना सिंपल है। 5 नंबर कैसे मिलेंगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गोले का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक पंप द्वारा 900 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से से भरा जाता है। तो बस यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना होता है। जब मात्रक देखोगे तो क्या लिखा है, 900 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। वॉल्यूम का प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसमें आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी ये dv बटे dt दिया गया है। बस यही से क्वेश्चन चालू होता है, यहीं पर खत्म हो गया। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। dr बटे dt चाहिए, जहां r का मान कितना है, 15। बस 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 देखो, छठे का गा पार्ट है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और हमको मालूम है कि उसको आयतन के परिवर्तन दर dv बटे dt दिया गया है 900 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और हमको चाहिए dr बटे dt, जबकि r का मान हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब यहीं पर गड़बड़ घोटाला लग रहा है। गड़बड़ घोटाला ये लग रहा है कि ऊपर दिया गया मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, नीचे दिया गया सेंटीमीटर में। अगर ये सही है, अगर ये सही, ऊपर आंसर मैच कर गया, चलो फिर सही कर लो इनके अकॉर्डिंग।
यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, गलत छपा हुआ है। चलो अब हम सबसे पहले चलेंगे, चूंकि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन, तो dv बटे dt 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर dr बटे dt। हमें dv बटे dt का मान पता चल चुका है 900 है, और 4/3 पाई ऐसे ही, 3 ऐसे ही, और r स्क्वायर का मान है 15 गुणे 15। हमें मान क्या है चाहिए dr बटे dt का। इस 3 से ये 3 काट दें, 15 से ये काटे, 15 छक्का 90, 15 से ये काटे 60, तो 1/पाई, यहाँ तो बचा 1 और ये पाई बटे में देंगे, तो 1/पाई dr बटे dt, अतः dr बटे dt बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नहीं समझ में आया?